स्टॉक होम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में जौहरी हथियारों और दिफाई खर्चात में गैर मामूली इजाफे का बताया गया है कि मजीद जंगों के खदशात बढ़ रहे हैं। देखें, ये जो जंगों का रुझान जो स्पेशली न्यूक्लियराइजेशन की तरफ उस वक्त जाएगा जब कन्वेंशनल जंगों की रेलेवेंस ख़त्म होती जाएगी या अनसर्टिनिटी दुनिया में इस हद तक होगी कि जो छोटे मुल्क हैं वो इनसिक्योर फील ज़्यादा करेंगे और वो समझते हैं, और ख़ास तौर पे वैसे मुल्क जिनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, जो वैसे कन्वेंशनल वेपन्स, आर्म्स, एमुनिशन, मिसाइल्स, ड्रोन्स इनको उस हद तक अफोर्ड नहीं कर सकते, तो शायद ये एक इनकरेज होता है कि रुझान कि हमारे पास अगर ऑप्शन है तो बेहतर ऑप्शन यही होगी कि हम न्यूक्लियर कर लें और बिल्कुल हम सुकून से बैठ जाएं। और हालांकि ये जब आप न्यूक्लियर होते हैं तो पाकिस्तान ने पिछले देख लिए 30-40 सालों में यही साबित करने की कोशिश की है कि न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम एक और होता है और एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट होना एक और होता है। जैसे हिंदुस्तान साबित करता है कि हम, वो माइट इज़ राइट वाली बात करता है कि हम क्योंकि बड़े हैं तो हम हर जगह सच्चे भी हैं, हम क्योंकि बड़े हैं हमने वर्ल्ड कप भी जीतना है, हम क्योंकि बड़े हैं तो बयानिया भी हमारा बिकना चाहिए। इस तरह नहीं होता है। दुनिया आपकी लॉजिक से चलती है। अब सैटेलाइट आ गए हैं, ग्लोबल पोजीशनिंग आ गई है, अब दुनिया आपको उससे देखती है। अनफॉर्चुनेटली ये ट्रेंड बिल्कुल ये अनफॉर्चुनेट है और अनफॉर्चुनेट भी है कि दुनिया न्यूक्लियराइजेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस देखना शुरू कर रही है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा शुरू हो जाए, येट टू बी सीन। लेकिन जाहिर है, जैसे मैंने कहा कि जब आप एक छोटे मुल्कों के लिए सर्वाइवर के लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ेंगे तो फिर क्या वो करेंगे। पाकिस्तान ने बाई चॉइस तो नहीं बनाया था, हमें पता था कि अगर हमने सर्वाइव करना है तो हम न्यूक्लियर बगैर नहीं सर्वाइव करेंगे। खासतौर पर अगर हिंदुस्तान ने धमाका कर दिया या 74 में उन्होंने जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था उसके बाद हमारे पर ऑब्लिगेटरी हो गया था, अगर हमने सर्वाइव करना है तो हमने ऑब्वियसली एक मैचिंग रिस्पॉन्स रखना है अपने पास। बिल्कुल। आमिर साहब, ताकत का तवाज़न जंग को रोकने के लिए मौसर करार दिया जाता है। क्या जौहरी हथियार की मौजूदगी जंग रोकने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ज़रा सी गलती बड़ी तबाही भी मचा सकती है? क्या कहेंगे सर आप? क्लीशे है ना कि इफ यू वांट पीस ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर अ वॉर। आप हमेशा जंग के लिए तैयार रहें। और पाकिस्तान के देखिए साउथ एशिया को मतलब इस कहते हैं न्यूक्लियर किसने किया? पाकिस्तान ने तो नहीं किया। ये गुनाह भी जो है सरजद भारत से हुआ था। अगर भारत न्यूक्लियर ना होता पाकिस्तान को भी ज़रूरत नहीं थी। हमारा तो कोई हेजेमनी का वो इरादा नहीं है पाकिस्तान का। पाकिस्तान तो भारत से लड़ना भी नहीं चाहता। पाकिस्तान का तो एक बड़ा जेन्युइन डिस्प्यूट है कि भाई आप कश्मीर भी और उसको एज ए टेरिटोरियल नहीं लेते। हम कहते हैं कि उन हक़ खुद इख्तियारी दें वहाँ के लोगों को, उनको चॉइस दें कि वो फैसला करें अपनी ज़िंदगियों का कि उन्हें कहाँ रहना है, किसके साथ रहना है। तो पाकिस्तान के ऐसे कोई एम्बिशन नहीं है। और यकीनन आपने बिल्कुल कि जौहरी ताकत अगर ना होती आज पाकिस्तान के पास तो आप देखते कि भारत तो हर दूसरे दिन आप पे चढ़ रहा होता। और आज जो आपकी इतनी बात सुनता है, बैनुल अक़वामी कैपिटल्स जो हैं आपकी बात सुनते हैं, दारुल हुकूमत जो है मुख्तलिफ, इसलिए सुनते हैं कि हमारे पास जौहरी ताकत है। तो उन तमाम लोगों को जिन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर जनरल ज़ियाउल हक़ तक और उसके बाद मुशर्रफ साहब तक, और जनाब जो आज उसकी आबियारी कर रहे हैं वो तमाम साइंटिस्ट, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, उनको खराज आपको तहसीन पेश करना चाहिए कि तमाम तर नामसाइद हालात दबाव के बावजूद डटे रहे, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और उम्मीद है कि इसी सिलसिले को जारी रखना चाहिए। खालिद साहब, एक अहम फैक्टर है लीडरशिप का भी कि पाक भारत जंग मोदी के जिंगोइज्म का नतीजा थी। इस बात का तदारुक कैसे मुमकिन है सर? देखिए, एक किताब मैंने भी रिसेंटली पढ़ी, वो है आर्म्स एंड इन्फ्लुएंसेस। वो थॉमस सी स्लिंग की किताब है। उसमें वो कहते हैं कि वॉर इज़ एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ डिप्लोमेसी। हिंदुस्तान ने मेरा ख्याल है रेगुलर डिप्लोमेसी छोड़ के उन्होंने आर्म डिप्लोमेसी को ज़्यादा तरजीह दी है। लेकिन वो उस किताब में यही लिखा है कि ये है तो डिप्लोमेसी की फॉर्म, लेकिन आर्म डिप्लोमेसी होती है, यानी वेपन के साथ होती है। तो हिंदुस्तान ने लगता है वो किताब पढ़ी तो उन्होंने सोचा कि ये नॉर्मल डिप्लोमेसी तो नहीं काम कर रही, तो ये आर्म डिप्लोमेसी से काम कर लेते हैं, और वो भी नहीं चली। तो फिर अगर आपके पास वो ना चले तो फिर रेगुलर डिप्लोमेसी भी नहीं चलती। और रेगुलर डिप्लोमेसी तब चलती है अगर आपकी जंग में इतनी भारी अक्सरियत से या इतने कन्विंसिंग आप जीतें, तब आप घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं, वरना आप अपनी पहली पोजीशन भी लूज़ कर देते हैं। कुछ अरसा पहले आप देखें सामने मुकाबले में हम वाकई रेलेवेंट नहीं थे। वो ना सिर्फ बॉलीवुड, दुनिया की नज़र, पॉलिटिकल दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन जितनी इंटरनेशनल है उनके मेंबर थे, और पाकिस्तान वो हमें FATF के पीछे लगाया हुआ था कि आप वही डिफेंड कर ले तो बड़ी बात है। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान रेलेवेंट हो गया। बिकॉज एक चीज़ देखिए, बिकॉज विक्ट्री हैज़ वैल्यू। हमें जब जीते तो हमें दुनिया ने कदर से देखना शुरू कर दिया। और दूसरी देर में रखिएगा कि दुनिया ने रियलाइज किया कि वी आर अ पावर विच हैज़ टू बी रिकग्नाइज्ड, बिकॉज पावर टॉक्स टू पावर। अगर हम पावरलेस होते तो हमसे कोई बात ना करता, हमारे साथ कोई वैल्यू ना करता, कोई केस ना करता, हमारे फील्ड मार्शल साहब को खाने ना खिलाए जाते। अरे चिश्ती साहब, आपने जो किताब का रेफरेंस दिया, मुझे वो चेयरमैन माओ का एक वो कोट याद आ गया जो मैंने फौरन लिखा कि ऑल वॉर इज पॉलिटिक्स विद ब्लडशेड एंड ऑल पॉलिटिक्स इज वॉर विदाउट ब्लडशेड।
تو یہ بات مطلب ہے چینی دانشور ہم سے absolutely. بہت پہلے کہہ چکے ہیں ان گوروں سے جناب. ایبسولوٹلی سر جو بیانی کی جیت ہے عامر صاحب اس تو کو ہم کیپٹلائز کیسے کریں گے؟ جی جی خالد صاحب چلے آپ فرمائیے. آپ اپنا گفتگو مکمل کریں. جی میں مکمل کر لی تھی. جی عامر صاحب اوور ٹو یو. جی عامر صاحب آپ کچھ سوال بالکل میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ کیپٹلائز آپ خالد صاحب کی بات کو کس طرح کریں گے؟ بھئی ایک تو بیانیے کی جنگ کو، بیانیے کی جنگ جو ہے نا وہ بالکل ایک تو اس کے لیے طاقت بہت ضروری ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے کتاب میں نے بچپن میں پڑھا تھا کہ جن الفاظ کی تائید کے لیے تلوار نہیں ہوتی وہ اپنا اثر نہیں رکھتے دنیا میں. تو تلوار کی طاقت اس زمانے میں تلوار ہوتی تھی, آج بندوق کی طاقت, میزائل کی طاقت, ڈرون کی طاقت ہمیں چاہیے کیونکہ ورنہ کوئی آپ کی قدر نہیں کرے گا. اور یہاں پہ جو ہمارے وہ سو کالڈ پیس نکس ہیں, جو کبوتر ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی مطلب ہے کیا ضرورت ہے فوج کی اور ہم اتنا پیسے ڈیفنس پہ خرچ کر رہے ہیں, اگر ہم نہیں کریں گے, ہم اتنے خطرناک نیبرہڈ میں رہتے ہیں. افغانستان کی آپ حالت دیکھ لیں, ایران کے ساتھ آپ تعلقات کا معاملہ دیکھ لیں کہ ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے نا کہ دہشت گردی کہاں سے ہو رہی تھی, بہت سارا کلبھوشن کہاں سے آپریٹ کر رہا تھا, کلبھوشن ایران کی سرزمین استعمال کر رہا تھا, ٹھیک ہے نا. افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے, ان کے کلیمز ہمارے اوپر. افغانستان جو ہے وہ ٹھیک ہے جیسا بھی ہے, ڈیورنٹ لائن ہمیں پتہ ہے کہ بھائی وہ اس کے اوپر ان کو ریزرویشنز ہیں, حالانکہ انٹرنیشنلی سیٹلڈ معاملہ ہے. تو ہمیں اپنی دفاع سے بالکل غافل نہیں ہونا چاہیے. مگر اور دفاع جو ہے آج کے کانسیپٹ میں میرے خیال میں چشتی صاحب بہتر روشنی ڈالیں گے کہ جب ہم نیشنل سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں اس کا ایک ایسپیکٹ آرم فورسز ہیں, دوسرا ایسپیکٹ ڈپلومیسی ہے, تیسرا اکانومی ہے, پھر ہماری اپنی انٹرنل پالیٹکس ہے. تو یہ تمام ایک ملغوبہ جو ہے یہ ایک نیشنل سیکیورٹی کا ایک آپ کا فلسفی بنتا ہے. یہ بھی جیسے میں نے شروع میں کہا کہ پاکستان میں جب تک ہمارے یہاں ایک اتفاق رائے نہیں ہوگا, اتحاد نہیں ہوگا, ہم لوگ یکجا نہیں ہوں گے, اس وقت تک جو ہے نا کہ اتحاد سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے. دشمن کو اگر ناکام بنانا ہے تو ہمیں اپنے کنٹرڈکشنز کو جو ہے ختم کرنا ہے تاکہ دشمن اس کو استعمال نہ کرے ہمارے خلاف. اور اسی طرح جس طرح پاکستان منہ توڑ جواب دیتا ہے بھارت کو, اسی طرح آگے بھی دیتا رہے. ہمارے ساتھ بالکل اس سے بھی آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بالکل آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے سینئر تجزیہ کار اور اینکر پرسن عامر ضیاء صاحب. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب. آپ دونوں نے ہمیں وقت دیا, آپ دونوں کا بے حد شکریہ.